तो हेलो गाइस, आज मैं आपको जापान के एक ऐसे किलर के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा। ये किलर के बारे में मेरा मानना तो ये है कि आप सर्च ना ही करना, लेकिन मैं जानता हूँ चुल बहुत बुरी चीज होती है और मैं जानता हूँ कि आप लोग गूगल पे सर्च करके जरूर पता करोगे, क्योंकि इस किलर के बारे में इतनी भयानक बातें हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बता भी नहीं सकता। सिर्फ उतनी ही बता सकता हूँ जो YouTube गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। तो शुरू करते हैं आज की एक और भयानक वीडियो। मैं बात करने जा रहा हूँ जापान के एक ऐसे किलर के बारे में जिसने 4 साल की लड़की जिसका नाम था मैरी कोनो, उसको इतनी भयानक मौत दे के मारा जिससे कि पूरा वर्ल्ड हिल गया था। हुआ ये कि मैरी कोनो एक दिन अपने घर के पास वाले ग्राउंड में खेल रही थी, तभी वहां एक गाड़ी आके रुकी। उस बच्ची को ये नहीं पता था कि आगे उसके साथ कितना भयानक होने वाला है। दोपहर का समय था, आमतौर पे लोग या तो अपने ऑफिसों में थे या घर में थे, बच्चे आमतौर पे बाहर खेल रहे होते हैं। तो ऐसे ही वो बच्ची भी बाहर खेल रही थी, मैरी कोनो। और जब वो गाड़ी उसके पास आके रुकी तो इससे पहले वो कुछ समझ पाती, उस गाड़ी में से निकला एक शैतान और वो उसको जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा के दूर, उसके घर से बहुत दूर ले गया। उसके बाद उसने उस बच्ची को जंगल में ले जाकर उसके साथ इतना भयानक किया जिससे कि पूरा जापान हिल गया। उसने बच्ची का गला दबाकर उसको तब तक नहीं छोड़ा जब तक वो मर नहीं। और इतना ही नहीं, मरने के बाद उसने उस बच्ची के मासूम सी 4 साल की बच्ची के सारे कपड़े उतार कर उसके साथ गलत काम किया। गाइस, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि कोई इतना गंदा इंसान भी हो सकता है कि जो 4 साल की मासूम बच्ची के साथ। 4 साल की मासूम बच्ची क्या होती है यार, क्या बच्चा होता है वो, जरा सा एक जिसको कुछ भी समझ नहीं होती, जिसकी हंसने खेलने की उम्र होती है, जिसे ना पढ़ाई की टेंशन ना गाड़ी की टेंशन, उसे इससे बात से कोई मतलब ही नहीं है कि उसके पास गाड़ी है, साइकिल है, स्कूटर है, उसके लिए जिंदगी होती है यार। और उसके साथ ना कोई गलत काम हो जाए। फिर उसने उस लड़की की लाश को वहीं छोड़ दिया जंगल में और वहां से चला गया। लेकिन इस शैतान की प्यास फिर भी नहीं बुझी थी। वो तब भी शायद संतुष्ट नहीं हुआ था, इसीलिए उस रात को वो दोबारा वहां पे आया और उसने उस लड़की के साथ वो किया जो नेक्रोफिलिया से पीड़ित लोग करते हैं। नेक्रोफिलिया के बारे में अगर आपको सर्च करना है तो गूगल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत बता सकता हूँ। तो शॉर्ट में बताता हूँ नेक्रोफिलिया से पीड़ित लोग क्या होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कि मरे हुए लोगों के साथ या डेड बॉडी के साथ संबंध बनाते हैं, यानी कि उनके साथ गलत काम करते हैं। और उसकी दंगी यहीं भी नहीं रुकी, उसने उसके बॉडी पार्ट्स को अलग अलग काटा, उसके मांस को खाया, उसकी हड्डियों को चूरा करा, पाउडर बना दिया और पाउडर में उसके मांस को लपेट कर उसने उसके घर वालों को पार्सल किया। इतना भयानक काम किया। वो उसके बॉडी पार्ट्स को ट्रॉफी की तरह अपने घर ले गया और सजाने के लिए। बताओ यार, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आदमी किसी को मारे और उसके पार्ट्स को एज ए ट्रॉफी समझे। और ऐसा सिर्फ उसने उसके घर वालों को सिर्फ तड़पाने के लिए किया। हालांकि उसने बाद में जब पुलिस को बयान दिया तो पता लगा कि उसके घर वालों से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। उस पार्सल के साथ साथ उस लड़की के घर वालों के लिए एक लेटर भी दिया। वो लेटर उसने किस लिए दिया ये तो खैर नहीं पता लगा, क्योंकि उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए या पजल करने के लिए किसने लेटर दिया पता नहीं, लेकिन उस लेटर में सिर्फ 5 वर्ड लिखे थे: मर्डर, क्रिमिनेटेड, बोन्स, इन्वेस्टिगेट एंड प्रूव। और उस शैतान का नाम था सुतोमू मियाजाकी। सुतोमू मियाजाकी का जन्म टोक्यो में एक अमीर घर में हुआ था। इसका जो जन्म था 21 अगस्त 1962 को हुआ था। उसका जन्म टाइम से पहले होने की वजह से इसमें एक विकार था, यानी कि इसमें एक फिजिकली एक प्रॉब्लम थी कि जैसे ये हमारा हाथ ऐसे मूव करता है, ऐसे करता है, इसका हाथ ऐसे मूव नहीं करता था। इसके जो जॉइंट्स थे ये सारे जुड़े हुए थे। इसको अपना हाथ मूव करना होता था तो ये ऐसे करता था, ये अपना हाथ ऐसे मूव नहीं कर सकता। तो इस वजह से इसको घर वाले भी पसंद नहीं करते थे। इसकी 2 बहनें थी, वो भी पसंद नहीं करते थे। इसको स्कूल में भी बुलिश किया जाता था, बच्चे इसको छेड़ते थे, चिढ़ाते थे, जिस वजह से ये अकेलापन महसूस करता था, जिससे वो तंग आकर किसी से भी कोई बात करना पसंद नहीं करता था। धीरे धीरे उसने सबसे बोलना बंद कर दिया
और वो अकेला रहने लग गया। उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता था, उसके घर वाले भी उस पर ध्यान नहीं देते थे। इसी वजह से उसके घर वालों को पता ही नहीं लगता था कि वो कब क्या कर रहा है। धीरे धीरे इस अकेलेपन से लड़ते लड़ते वो एक ऐसे रास्ते पर चला गया जिसका खामियाजा 4 साल के छोटे छोटे बच्चों ने अपनी जान देकर चुकाया। वो ऐसी फिल्में देखने लगा जिसमें लोगों को बहुत तड़पा तड़पा कर मारा जाता था। उसे हॉरर फिल्में बहुत पसंद थी। हॉरर फिल्में देखते देखते वो अपने आप को भी अब विलियन के रूप में देखने लग गया था। उसे ऐसा लगता था कि वो भी उनकी तरह बने और जिन लोगों ने उसको तंग किया है या जिन लोगों ने उसको पसंद नहीं किया वो उनके साथ वही करे जैसा वो उस फिल्मों में देखता था। वो उन लोगों को तड़पा तड़पा कर मार देना चाहता था। वो अपने आप को एक विलेन के तौर पे देखता था। धीरे धीरे उसने हॉरर के साथ साथ गंदी फिल्में भी देखना बहुत शुरू किया और धीरे धीरे वो गंदी फिल्मों का इतना शौकीन हो गया कि उसके बाद उसने जो किया वो बड़ा ही हैरत अंगेज था। गंदी फिल्में देखते देखते वो इतना साइको हो गया था कि एक बार उसने अपनी सगी बहन को नहाते हुए देखा और जब उसकी बहन ने उसे पकड़ लिया और उसको मना किया और उसकी शिकायत अपनी माँ से करी तो उसने अपनी बहन और माँ दोनों को फिजिकली हर्ट किया, उनके साथ फिजिकली हर्ट किया, उनको बहुत बुरी तरीके से मारा। अब वो धीरे धीरे पूरी तरीके से जैसे फिल्मों में देखता था विलियन वैसा बनता जा रहा था। मई 1988 में उसके दादाजी की डेथ हो गई। एक घर में दादाजी ही थे उसके जो उसको सिर्फ प्यार करते थे और उनकी भी डेथ हो गई। इससे वो इतना टूट गया, लेकिन उसने ऐसा कुछ किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो अपने दादा की राख को खा गया। उसने ये सोच के अपने दादा की राख को खाया कि इस वजह से उसके दादाजी उसके साथ रहेंगे। अपने दादा की मौत के बाद वो बिल्कुल पागल हो गया था, लेकिन अब वो कुछ ऐसा बड़ा करना चाहता था जिसकी वजह से लोग उसे विलेन समझे। यहाँ से शुरू होती है वो कहानी जो पूरे जापान के लिए शर्मनाक थी। 22 अगस्त 1988 26वें जन्मदिन से अगले दिन उसने मैरी कोनो को अगवा किया और उसका बेरहमती से कत्ल किया। और ये तो बस शुरुआत थी। उसके बाद उसने 3 अक्टूबर 1988 को मसामी योशिजावा को अपनी गाड़ी में घुमाने का ऑफर करते हुए अगवा किया। वो उसे दूर उसी जंगल में ले गया जहाँ पे वो मैरी कोनो को लेके गया और उसको ठीक वैसे ही मारा जैसे उसने मैरी कोनो को मारा था। उसके बाद उसने 12 दिसंबर 1988 को नाम्बा इरिका को भी वैसे ही मारा जैसे उसने उन दोनों बच्चों को मारा था और तीनों की उम्र 4-4 साल की थी। 6 जून 1989 कोनोमोटो आयाको को भी उसने ऐसे ही मार दिया था, लेकिन 23 जुलाई 1989 को वो फिर अपने एक शिकार के लिए निकला। इस बार उसने शिकार में 2 बच्चों को देखा जो पार्क में खेल रही थी, दोनों बहनें। तो उसने बड़ी सफाई से बड़ी बहन को छोटी बहन से अलग कर दिया। वो उस छोटी बहन की तस्वीर ले रहा था और उसको उसने मजबूर किया नग्न करने के लिए, यानी कि अपने कपड़े उतारने के लिए, लेकिन छोटी बच्ची ने उसको मना कर दिया। तभी उनके पिता जो थे उसने उसको पकड़ लिया, लेकिन त्सुमो मियाजाकी जो था उनकी पकड़ से भाग गया और थोड़ी देर बाद वो पार्क में अपनी कार लेने आया। तब तक उन बच्चों के पिता ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी थी, इसलिए पुलिस वहां पहले ही आ गई थी। उन्होंने त्सुमो मियाजाकी को पकड़ लिया। पुलिस ने उस बच्ची से पूछा कि इसने क्या किया, तो बच्ची ने बताया कि इसने उसकी फोटो खींची और उसके कपड़े उतारने की कोशिश करी। इस बात से पुलिस को शक हुआ कि पिछले जो 2-3 अपराध हुए हैं उसमें भी कुछ साइको सा रिलेशन दिखता है और ये भी कुछ रिलेशन साइको जैसा ही है। तो पुलिस बच्ची के बताने के बाद पुलिस को लगा कि ये कोई साइको की हरकतें ही होती हैं इस तरह की। तो उसने सोचा कि पिछले जो मर्डर हुए हैं कहीं इसमें भी इसी का हाथ तो नहीं। ये सोचकर वो उसको पकड़कर उसके घर ले गए और जब पुलिस वाले उसके घर पहुंचे तो उनका दिमाग हिल गया। उन्हें कुछ इतना भयानक दिखा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने देखा कि त्सुमो मियाजाकी के कमरे में तकरीबन 5700 से भी ज्यादा हॉरर और गंदी वीडियो का कलेक्शन है। वहां पे लड़कियों के अंगों को काट काट कर एज ए ट्रॉफी सजाया गया था। वहां पे उन्हें उन लड़कियों के फोटोग्राफ्स भी मिले जिनका पीछे मर्डर हुआ था। वो समझ गए कि ये सारे मर्डर की कड़ियां यहीं से शुरू होती हैं और यहीं पे खत्म, और ये सारे मर्डर त्सुमो मियाजाकी ने की। 1997 में त्सुमो मियाजाकी को मर्डर
की सजा सुनाई गई। उसके मर्डर के केस में उसके घर वालों ने भी उसकी कोई हेल्प नहीं करी, कि शायद वो भी चाहते थे कि इस राक्षस का अंत होना चाहिए, और 2008 में उसे मौत की सजा दी गई। लेकिन गाइस, मेरे हिसाब से मौत की सजा उसके लिए पर्याप्त नहीं थी, काफी नहीं थी। मौत की सजा तो बहुत आसान हो गई। जिस तरीके से उसने बच्चों को 4 साल की 5 साल की मासूम बच्चियों को गलत काम करके मारा, उसके लायक तो इसकी सजा बिल्कुल भी नहीं थी। इसको भी ऐसी तड़पा तड़पा के मारना चाहिए था, ये ऐसा मेरा मानना है। और मौत की सजा भी इसे 97 में सुनाई, और जबकि इसे मौत की सजा मिली 2008 में। तो तकरीबन 11 साल का इसे जीवन दान और दिया, ये बिल्कुल गलत है। तो गाइस, मैंने इस किलर के बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं बताई, सिर्फ इसीलिए कि शायद YouTube गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वो बात मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता था। लेकिन आप चाहो तो गूगल पे सर्च कर सकते हो। हालांकि मैं चाहूंगा कि इसके बारे में आप ज्यादा ना ही पढ़ो, लेकिन चुल दोस्तों एक ऐसी बीमारी है जो एक बार हो जाए तो जाती नहीं है। तो मुझे पता है कि आप लोग गूगल पे सर्च जरूर करोगे। तो खैर, जब तक आप गूगल पे सर्च करते हो तब तक मैं एक और वीडियो बनाता हूँ आपके लिए रियल स्टोरी पे, और जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कर दें। तब के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।